दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। फटाफट खबरें आप देख रहे थे और अब जनहित की खबर आप तक पहुंचाते हैं विस्तार से। बिहार में महज 3 से 4 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन बिहार का सियासी माहौल अभी से ही पूरी तरह चुनावी हो चुका है और इस माहौल में बढ़ते अपराध ने विपक्ष को सरकार पर हमले का मौका दे दिया है। बिहार के अलग अलग इलाकों से अपराध की लगातार आ रही घटनाओं से एनडीए की सरकार सवालों के घेरे में है। कहा जा रहा है कि अपराध की बहार है, नीतीश कुमार हैं, लेकिन चुनाव से पहले बिहार भी अब यूपी की एनकाउंटर नीति पर आगे बढ़ चला है। आज सुबह पटना के चर्चित व्यवसायी गोपाल खेमका हत्याकांड के एक आरोपी को मुठभेड़ में मार गिराने का दावा पुलिस की ओर से किया गया। अपराध और एनकाउंटर पर हो रही सियासत के बारे में आगे विस्तार से देंगे जानकारी। पहले जनहित की कवर स्टोरी में आज की पूरी खबर आपके सामने रखते हैं। गोपाल खेमका हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली गई है, यह दावा बिहार की पुलिस का है। एक आरोपी जो कि बिल्डर है, उसका नाम अरुण साव है, उसी ने सुपारी दी थी। साजिश में शामिल एक आरोपी विकास उर्फ राजा मुठभेड़ में मार गिराया गया, जबकि पैसे लेकर हत्या को अंजाम देने वाला आरोपी उमेश यादव गिरफ्तार हुआ है। गोपाल खेमका की हत्या ने बिहार के सिस्टम को इसलिए हिला दिया क्योंकि खेमका परिवार का रिश्ता सत्ताधारी बीजेपी से रहा है। गोपाल खेमका बिहार के टॉप 10 बिजनेसमैन में से एक थे। उससे भी बड़ी बात यह है कि हत्या राजधानी पटना में हुई। इसीलिए बिहार पुलिस के सामने केस को जल्द से जल्द सुलझाने का मानसिक दबाव था। लेकिन बिहार में बीते 5 दिनों से अपराधियों ने कैसे तांडव मचाया है, उसे जान लीजिए। 4 जुलाई को गोपाल खेमका की पटना में हत्या कर दी गई। 4 जुलाई को ही सीवान में 3 लोगों का मर्डर हुआ। 6 जुलाई को 2 लोगों की नालंदा में जान ले ली गई। 6 जुलाई को ही 5 लोगों को पूर्णिया में मार दिया गया। 6 जुलाई को ही पटना में स्कूल संचालक की हत्या कर दी गई। 6 जुलाई को ही मुजफ्फरपुर में भी पंचायत सेवक का खून कर दिया गया। 6 जुलाई को ही मोतिहारी में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया। ये वो बड़ी घटनाएं हैं जिसकी जानकारी मीडिया में आई है, ये 2-4 रोज पहले की ही हैं और इन्हीं घटनाओं की वजह से नीतीश का कथित सुशासन सवालों के घेरे में है। विस्तार से जानकारी देते हुए खेमका हत्याकांड की बात कर लेते हैं। 4 तारीख की रात 11:37 पर गोपाल खेमका पटना में गांधी मैदान के पास स्थित अपने घर लौट रहे थे। उसी दौरान घात लगाए एक अपराधी ने नजदीक जाकर कार के बाहर से गोली मार दी। ये तस्वीरें अपार्टमेंट के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। जिस वक्त गोपाल खेमका की हत्या हुई उस वक्त वो खुद ही अपनी गाड़ी को ड्राइव करके पहुंचे थे। हत्यारा बाइक लगाकर कारों के बीच में छिपा था। हत्या करने के बाद आराम से बाइक लेकर वो वहां से फरार हो गया। कल इस हत्यारे की गिरफ्तारी हुई है। हत्यारे शूटर की पहचान उमेश यादव के तौर पर हुई। बताया जा रहा है कि 4 लाख रुपए में इसने गोपाल खेमका की हत्या की सुपारी ली थी। एडवांस के तौर पर 50,000 रुपए मिले थे। हत्या के बाद अपने घर में जाकर यह छिप गया था। सीसीटीवी और हत्या में इस्तेमाल स्कूटी से पुलिस को सुराग मिला। उमेश के घर से पुलिस को पैसे भी मिले हैं। वहीं पुलिस के मुताबिक अशोक साव और खेमका में जमीन को लेकर भारी विवाद चल रहा था। कॉल रिकॉर्डिंग से इस विवाद की पुष्टि हुई है। हालांकि पुलिस अभी बाकी एंगल से भी जांच आगे बढ़ा रही है। संबंधों के पुराने रिकॉर्ड खंगाल रही है। अशोक पर 3 केस हैं, ये जानकारी भी सामने आई है। गोपाल खेमका की हत्या की साजिश में शूटर उमेश के अलावा विकास उर्फ राजा नाम का अपराधी भी शामिल था। पुलिस के मुताबिक विकास उर्फ राजा ने हत्या के लिए ज्यादा पैसे मांगे थे, जिसकी वजह से उमेश ने खुद गोलियां चलाई। उमेश के बयान के आधार पर पुलिस उसकी तलाश में निकली। विकास को खोजते हुए पुलिस रात करीब 3 से 4 बजे के बीच पटना सिटी से माल सलामी इलाके पहुंची थी। यहीं ईंट भट्टे में छिपे राजा ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। दावे के मुताबिक पुलिस की जवाबी कार्रवाई में इसको मार गिराया गया है। राजा पर 9 केस दर्ज थे। आपकी टीवी स्क्रीन पर ईंट भट्टे की तस्वीरें रखते हैं आपके सामने, जहां पर एनकाउंटर हुआ था। इस एनकाउंटर पर ये तस्वीरें देखिए। इस एनकाउंटर पर गर्म हुई बिहार की राजनीति को देखने से पहले पुलिस ने इस केस को लेकर क्या बड़ी जानकारी दी है, उसे जान लेते हैं।
जो अभियुक्त जो कपड़ा पहने हुए थे वो बरामद हुआ, जो जूता बरामद हुआ, मास्क बरामद हुआ। उस घर में जो व्यक्ति थे उनको लाया गया पूछताछ करने के लिए। उनका नाम उमेश यादव। इनके घर से 59 राउंड गोलियां बरामद हुई, 56 राउंड 7.6 का था और 3 गोली 9mm का था। उसके अलावा जब घटना में जो इस्तेमाल हथियार था उसके साथ 2 मैगजीन मिला जिसमें 14 राउंड गोलियां थी। इसके बाद जब इनसे और पूछताछ की गई तो बताया ये कि अशोक साव का नाम लिए, ये इनको करीब 1.5 साल से जानते थे। दोनों ही बिहार शरीफ के थे और एक शादी के फंक्शन में मिले थे। तब से ये उनके लिए छोटा मोटा काम करते थे। पुलिस की थ्योरी से साफ है कि पटना में खेमका का खून जमीन के आपसी विवाद में हुआ, लेकिन सवाल तो कानून के इकबाल का है, सवाल कानून के डर का है जो अपराधियों में दिख नहीं रहा। अगर वाकई में सुशासन का राज होता तो फिर पटना में यूं अपराधियों के हौसले बुलंद नहीं होते। लेकिन अब कार्रवाई पर सत्ता पक्ष अपनी पीठ थपथपा रहा है, जबकि विपक्ष का कहना है कि सुशासन का अंतिम संस्कार हो चुका है। कि इस षड्यंत्र के पीछे जो कोई भी है उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित होगी और कठोरतम कार्रवाई भी होगी। लेकिन एक चिंताजनक बात है कि जिस तरह का ट्रेंड हम लगातार बिहार में आपराधिक घटनाओं का देख रहे हैं, साजिश की बू आ रही है। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ऐसे अपराधियों के तार राजनीतिक दलों से तो नहीं जुड़े हुए हैं, महागठबंधन के लोगों से तो नहीं जुड़े हुए हैं। कि बेशर्मी की प्रकाष्ठा है, लोगों की जाने जा रही हैं। 9 हत्याएं हो गई 12 घंटा 24 घंटा के अंदर, और ये दलील दे रहे हैं कि साजिश है, सरकार को बदनाम करने की कोशिश है। एक कानून का राज का जनाजा निकालने वाली ये नीतीश सरकार, इन्होंने तो कानून व्यवस्था का अंतिम संस्कार कर दिया। नीतीश कुमार के कथित सुशासन को लेकर उठ रहे सवालों के बीच आज बिहार की सियासत से ट्रेंडिंग खबर अपराधी के एनकाउंटर की भी है। बिहार से अमूमन ऐसी खबरें ना के बराबर ही आती रहीं, लेकिन बीजेपी अपराधियों के खिलाफ यूपी मॉडल लागू करने की समर्थक रही है। यही वजह है कि आज जब एक आरोपी का एनकाउंटर हुआ तो बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि पुलिस अपनी कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है। पूरी इंक्वायरी हो रही है, सब खुलासे हो चुके हैं। जिन लोगों ने भी इसका समर्थन किया है सबको जेल के अंदर सड़ना हो। पुलिस अपने पूरी तरह स्वतंत्र है। कोई यदि पुलिस को जवाब दे रहा है तो जवाब देने के लिए पुलिस पूरी तरह छूट है उनको। वैसे आरोपी के एनकाउंटर को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी और जेडीयू के नेता जहां एनकाउंटर को सही ठहराने में जुटे हैं, वहीं आरजेडी के नेता सवाल उठा रहे हैं। एनकाउंटर की आड़ में सच्चाई छिपाने का आरोप लगा रहे हैं। एनकाउंटर कई सच छुपा लेता है। एनकाउंटर कई दफा सत्य का भी एनकाउंटर हो जाता। वो पूरे तार पता चलने चाहिए। और गोपाल खेमका जी के अलावा बिहार का कोई जिला नहीं है जहां प्रतिदिन या तो हत्या, डकैती, बलात्कार जैसी चीजें ना हो रही हो। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। साफ संदेश है कि अपराध और अपराधियों से बिहार सरकार कोई समझौता नहीं करती। जो अपराध करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। इस पर जो लोग अब राजनीति कर रहे थे उनके मुंह बंद होने चाहिए। बिहार में अपराधियों को न बख्शा है न बख्शेंगे। सरकार और विपक्ष के बीच एनकाउंटर को लेकर आरोपों की जंग छिड़ चुकी है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया पर सरकार के पक्ष में मोर्चा संभाला और उन्होंने लिख दिया कि आपराधिक घटनाओं का मतलब ये थोड़े ना है कि अपराधियों के डर से हम शासन राक्षसों के हाथ में सौंप दें। ये वो बिहार नहीं जहां माफिया मुख्यमंत्री निवास से आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिलवाते थे। ये नया बिहार है जहां अपराधियों की ठुकाई शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह ने अपनी सरकार का बचाव करते हुए कहा कि घटना हुई है तो अपराधी पकड़े भी गए हैं। साथ ही ललन सिंह ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधने के लिए लगे हाथों लालू यादव और राबड़ी देवी के कार्यकाल की भी घटना को याद दिलाया। भाई कोई घटना घटती है तो मुख्यमंत्री एक्ट करता है कि मुख्यमंत्री उस पर बयान देता है? अरे मुख्यमंत्री एक्ट करते हैं और एक्ट का परिणाम दिख रहा है। जरा तेजस्वी जी अपने पिता का और माता के राज को भी जरा याद देखें ना, जहां संगठित गिरोह होता, अपराध होता था। बात अभी की घटनाओं की हो रही है तो सत्ताधारी गठबंधन के नेता 2005 से पहले के बिहार की याद दिला रहे हैं।
20 साल पुराने बिहार से मौजूदा बिहार की तुलना कर रहे हैं। आखिर उस दौर में कानून व्यवस्था का ऐसा क्या हाल था कि अपने बचाव के लिए सत्ता पक्ष बार बार उस दौर का जिक्र करता है। इसकी जानकारी भी हमने आज जुटाई है। जनहित के दर्शकों को बताते चले कि लालू राबड़ी का राज बिहार में 1990 से 2005 तक रहा था। 2005 से नीतीश कुमार और उनकी पार्टी ही सत्ता में है। लालू राबड़ी के कार्यकाल को याद करने वाले बताते हैं कि उस वक्त बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति काफी ज्यादा खराब थी। 2005 के चुनाव में यह सबसे बड़ा मुद्दा बना और फिर नीतीश कुमार सुशासन स्थापित करने के वायदे के दम पर सत्ता में आ गए। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह अपनी किताब कितना राज कितना काज के पेज नंबर 100 पर 100 पर लिखते हैं, 2002 में पटना के जाने माने डॉक्टर भरत सिंह, डॉक्टर पुवेंदु ओझा, डॉक्टर रमेश चंद्र का एक के बाद एक अपहरण किया गया। अपहरण के बाद लोगों के भारी गुस्से को देखते हुए भरत सिंह को हफ्ते भर बाद छोड़ दिया गया। 2003 में जेल मंत्री राघवेंद्र सिंह के रिश्तेदार का स्कूल से आते वक्त अपहरण कर लिया गया था। फिरौती देने के बाद उनको छोड़ा गया। शाम 7 बजे के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकलने से कतराते थे। आरा मोहनिया NH30 पर बोर्ड लगा हुआ था कि जब तक 5 से 7 गाड़ियों का काफिला नहीं होगा तब तक सड़क पर गाड़ी आगे नहीं जाएगी। हाईवे पर चलने वाली बसें पुलिस सुरक्षा में तैनात रहती थीं, बढ़ाया करती थीं। इस किताब के सिर्फ 1-2 पन्नों में दर्ज उस वक्त की असलियत का जिक्र मैंने यहां पर किया है, लेकिन कहानियां इससे कहीं ज्यादा हैं। उस दौर के बिहार की कहानियां फिल्मी पर्दे पर भी उतारी जा चुकी हैं। 90 के दशक में सुपरहिट हीरो अजय देवगन ने गंगाजल और अपहरण जैसी चर्चित फिल्मों में काम किया। कहा जाता है कि लालू राबड़ी के दौर के बिहार की हकीकत को फिल्मी पर्दे पर उतारा गया। मनोज बाजपेयी और रवीना टंडन की फिल्म शूल में भी अपराधी और नेता के गठजोड़ को दिखाया गया। ये फिल्में उस दौर के बिहार की असलियत को उजागर करती हैं। जो लोग बिहार को करीब से जानते हैं वो इसका जिक्र बार बार करते हैं। जब ये फिल्में आई थी उस वक्त बिहार में इसको लेकर खूब बवाल भी हुआ था, लेकिन कहते हैं कि सच्चाई छिपाई नहीं छिपती। सो फिल्मी कहानियों में बिहार का वो जंगल राज आज भी जिंदा है, ये सत्ता पक्ष के लोग बोलते हैं। बिहार में जब जब जंगल राज की बात होती है तब सत्ता पक्ष यानी बीजेपी और जेडीयू की ओर से पूर्व सांसद शहाबुद्दीन का चेहरा आगे किया जाता है। सिवान के सांसद शहाबुद्दीन को हत्या सहित कई मामलों में कोर्ट से सजा मिल चुकी थी। कोरोना की वजह से शहाबुद्दीन की जेल में मौत हो गई, लेकिन लालू राबड़ी के उस दौर में शहाबुद्दीन का नाम ही जंगल राज का प्रतीक था। अब जब विपक्ष कानून व्यवस्था पर नीतीश और बीजेपी को घेर रहा है तब तेजस्वी यादव का एक बयान उनके गले की फांस बनता जा रहा है। 5 जुलाई को आरजेडी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तेजस्वी ने मंच से इसी सजा याफ्ता शहाबुद्दीन के लिए नारे लगाए। नारा वायरल है। शहाबुद्दीन जी अमर रहे, तस्लीमुद्दीन जी अमर रहे, शहाबुद्दीन जी अमर रहे, तस्लीमुद्दीन जी अमर रहे। इस नारे को बीजेपी ने मुद्दा बनाया है। सोशल मीडिया पर पोस्टर बनाकर बीजेपी की ओर से वायरल किया जा रहा है। बीजेपी तेजस्वी के इस नारे को तुष्टीकरण की राजनीति बता रही है और पार्टी के नेताओं को मोतिहारी में हुई हत्या की घटना ने हमले का मौका भी दे दिया है। मोतिहारी से सटे मेहसी में मोहर्रम जुलूस से लौटने के दौरान 2 गुटों के बीच मारपीट हो गई, जिसमें अजय यादव नाम के युवक की मौत हो गई। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का आरोप है कि तुष्टीकरण की राजनीति के चलते अपने यादव समाज के युवक अजय यादव की हत्या पर तेजस्वी चुप्पी साधे हुए हैं। अजय यादव की हत्या इस मुहर्रम के जुलूस में हुआ, मौन क्यों है? तेजस्वी यादव जी, यादव टाइटल लगाने से अजय यादव के प्रति क्यों संवेदना व्यक्त नहीं किए? सनातन के संतान पर जब कहर ढाता है तो मौन क्यों हो जाते हैं? धिक्कार है वोट की राजनीति में, तुष्टीकरण की राजनीति में अपना जमीर बेचने वाले लोग। बिहार में जब भी अपराध की घटनाएं बढ़ती हैं तब एक शब्द खासकर चर्चा में आता है और वो शब्द है जंगल राज। अक्सर बीजेपी और जेडीयू के नेता लालू यादव और राबड़ी देवी के कार्यकाल को जंगल राज कहकर निशाना साधते हैं। भले ही लालू राबड़ी की सरकार को गए 20 साल हो गए हों, लेकिन जंगल राज आज भी जिंदा है। आखिर ये जंगल राज है क्या? कहां से इस शब्द की उत्पत्ति हुई बिहार में? आखिर क्यों ये शब्द बीजेपी को इतना रास आता है, पसंद आता है?
दरअसल 5 अगस्त 1997 को हाईकोर्ट ने पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया था। जिस वक्त जंगलराज शब्द के जरिए कोर्ट ने टिप्पणी की, उस वक्त राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थीं। पटना में खराब नागरिक सुविधाओं को लेकर हाईकोर्ट ने यह शब्द बोला था। कोर्ट ने कहा था कि जंगलराज से भी बदतर स्थिति है, यहां अदालती निर्देशों का सम्मान ही नहीं होता। हाईकोर्ट ने इस शब्द का इस्तेमाल भ्रष्टाचार और अफसरों की मनमानी के लिए किया था। इस टिप्पणी के बाद सबसे पहले तत्कालीन बीजेपी नेता सुशील मोदी ने जंगलराज का इस्तेमाल कर राबड़ी देवी और लालू यादव को घेरा था। उसके बाद से हर चुनाव में जंगलराज का जिक्र होने लगा, जो आज तक जारी है। पीएम मोदी ने प्रचार के दौरान 2015 में आरजेडी का मतलब ही रोजाना जंगलराज का डर बताया था। और आज भी जब जब वो बिहार जाते हैं, जंगलराज शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री की ओर से जरूर किया जाता है, आरजेडी को निशाने पर लेने के लिए। जनहित में आगे बढ़ते हैं। बीते 2 दशक से नीतीश कुमार बिहार की सत्ता में धुरी, मजबूरी और जरूरी तीनों रूप में खुद को साबित करने आए। ऐन मौके पर वो ऐसा दांव चल देते हैं जिससे विपक्षी कैंप तनाव में आ जाता है। दरअसल 2025 के चुनाव से ठीक पहले नीतीश सरकार ने विपक्ष से एक बड़ा मुद्दा छीन लिया है। यह मुद्दा है सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल नीति का, जो अब महिलाओं के 35% आरक्षण पर लागू हो गया है। यानी बिहार की सरकारी नौकरियों में अब महिला आरक्षण का फायदा सिर्फ मूल निवासी यानी स्थानीय महिलाओं को ही मिलेगा। बिहार की सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण का नियम पहले से लागू है, लेकिन पहले इसका लाभ दूसरे राज्य की महिलाओं को भी मिलता था। इसकी वजह से पुलिस और शिक्षक भर्ती में अच्छी खासी संख्या में दूसरे राज्यों की महिलाओं को भी बिहार में नौकरी मिल गई, जिससे स्थानीय महिलाओं की हक मानी गई थी। देश के कई राज्यों में डोमिसाइल नीति लागू है, यानी वहां के स्थानीय लोगों को ही राज्य की सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता मिलती है, तरजीह दी जाती है, जबकि बिहार में ऐसा नहीं था। लेकिन अब महिला आरक्षण में इस नीति को लागू कर नीतीश सरकार ने पहली बड़ी पहल की है। आज के फैसले से अब बिहार की सरकारी नौकरियों में विशुद्ध रूप से 35% आरक्षण का फायदा इस सूबे की बेटियों को मिलेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि दूसरे राज्य की महिलाएं बिहार की सरकारी नौकरियों के लिए बिल्कुल ही अयोग्य हो जाएंगी। वो अभी भी अनारक्षित श्रेणी से बिहार की किसी भी सरकारी नौकरी की भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा ले सकती हैं। अब सवाल यह है कि महिला आरक्षण में डोमिसाइल नीति क्या 2025 में भी नीतीश की सत्ता की गारंटी बनेगी? इसे लेकर बिहार में पक्ष और विपक्ष के नेता क्या बोल रहे हैं, सुनाते हैं आपको। ऐतिहासिक निर्णय आया है। 2015 में महिलाओं को 30% सरकारी नौकरियों में आरक्षण पहले से है। ये नीतीश कुमार पहले ही का घोषणा फिर से दोबारा घोषणा करके बेवकूफ बना रहा है। दरअसल बिहार के चुनाव में महिला वोट जीत हार का एक बड़ा फैक्टर रहा है। माना जाता है नीतीश कुमार के चेहरे पर किसी भी गठबंधन की जीत में महिला मतदाताओं की बड़ी भूमिका रही है। क्या वाकई महिला वोट की वजह से ही बीते 2 दशक से नीतीश बिहार में अपराजेय बने हुए हैं? आंकड़ों के साथ इस सवाल का जवाब आपको बताएंगे। अभी आप बिहार के पिछले 3 विधानसभा चुनाव में महिलाओं के मतदान का हिसाब देखिए। तो बिहार में 2010 के चुनाव में ऐसा पहली बार हुआ जब पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने मतदान किया, और अब तो ये सिलसिला अनवरत लगातार जारी है। 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में जहां पुरुषों ने 51.1% वोट किया, वहीं महिलाओं का वोट प्रतिशत
54.5% रहा। 2015 में नया कीर्तिमान बना। इस चुनाव में बिहार के 53.3% पुरुषों ने वोट डाले तो 60.5% महिलाओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर नई नजीर पेश की। 2020 में कोविड की वजह से महिलाओं के मतदान में थोड़ी गिरावट देखी गई, फिर भी 54.5% पुरुषों के मुकाबले 59.7% महिलाओं ने वोट डाले। यह सिलसिला 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जारी रहा, जब 53% पुरुषों की तुलना में बिहार के 59.5% महिलाओं ने लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया। बिहार के विधानसभा चुनाव में महिलाएं किसे वोट देती हैं, उनका वोटिंग पैटर्न क्या है, इसे समझने के लिए मैं आपको लोक नीति CSDS के चुनाव बाद सर्वेक्षण के नतीजे दिखा देती हूं। 2010 में नीतीश की अगुवाई वाले गठबंधन NDA को 39% महिलाओं के वोट मिले। RJD गठबंधन को 26% महिलाओं ने वोट किया था। 2015 में नीतीश RJD से हाथ मिला चुके थे। ऐसे में इस चुनाव में भी NDA के पक्ष में 33% महिलाओं ने मतदान किया तो 42% महिलाओं ने महागठबंधन पर भरोसा जताया था, क्योंकि नीतीश कुमार उधर थे। 2020 में जब नीतीश NDA में वापस लौटे तो इस गठबंधन को 38% महिलाओं के वोट मिले। RJD गठबंधन को आधी आबादी के 37% वोट मिले थे। चुनाव विश्लेषकों के मुताबिक पिछले चुनाव में जहां जहां महिलाओं ने बम्पर मतदान किया, वहां वहां NDA उम्मीदवार को ही जीत मिली। बिहार में महिलाओं के मतदान में भी जातीय गोलबंदी का असर दिखता है। मिसाल के तौर पर 2020 में अगड़ी जाति की 59% महिलाओं ने NDA को वोट दिया तो सिर्फ 12% ने महागठबंधन को। अगड़ी जाति की महिलाओं के 29% वोट अन्य के खाते में गए थे, जबकि यादव जाति के सिर्फ 5% महिलाओं ने NDA के पक्ष में वोट किए तो 82% ने महागठबंधन को। इस जाति की 13% महिलाओं के वोट अन्य के खाते में गए। अन्य पिछड़ी जाति की महिलाओं में 63% ने NDA के प्रति अपना समर्थन जताया, 18% ने महागठबंधन को, जबकि 19% ने दूसरे दलों के पक्ष में मतदान किया। दलित महिलाओं की बात करें तो उनमें 33% ने NDA को, 24% ने महागठबंधन को और 43% ने अन्य दलों के पक्ष में वोट डाले थे। मुस्लिम महिलाओं में सिर्फ 6% ने NDA को, 74% ने महागठबंधन को और 20% ने दूसरे दलों के प्रति अपना समर्थन जताया था। यह साफ है कि अगड़ी और अन्य पिछड़ी जाति की महिलाओं में ज्यादातर ने NDA को वोट दिया तो अधिकतर यादव और मुस्लिम महिलाओं के वोट महागठबंधन को गए थे। NDA के पक्ष में महिलाओं के मतदान की बड़ी वजह केंद्र सरकार की तमाम लाभार्थी योजनाएं भी मानी जाती हैं। लेकिन अब एक बार फिर आज की खबर पर लौट आते हैं। बिहार की सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार की महिलाओं को मिलेगा। ऐसे में सवाल यह है, क्या इस ऐलान से NDA का वोट भी बढ़ेगा? इस पर बिहार की आधी आबादी क्या सोचती है, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। डोमिसाइल नीति का बिहार की महिलाओं को बहुत फायदा होगा, क्योंकि पहले जो बिहार शिक्षक वाला हुआ था TRE 1 TRE 2, तो उसमें यूपी वाले लोगों को ज़्यादा, यूपी वाली लड़कियों को ज़्यादा नौकरी लगा था और बिहार वालों को उतना चांस नहीं मिल पाया था। महिलाएं पहले घर में रहती थी, अब बहुत महिलाओं को आरक्षण मिल गया, जिसकी वजह से महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं। फ़ायदे से बहुत कुछ होगा। जो लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहते थे वो आगे चल के लड़कियों को पढ़ाएंगे, ताकि उनका सीट कंफर्म है कि लड़की 33% आरक्षण है लड़कियों को। वैसे एक बात तो पूरी तरह सच है कि 35% आरक्षण की वजह से सरकारी नौकरियों में आधी आबादी की भागीदारी का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। 2005 में जहां सरकारी स्कूलों में महिला शिक्षकों की संख्या सिर्फ 56,498 थी, वहीं 2025 में यह आंकड़ा 2,61,000 के पार पहुंच गया है। 2005 में राज्य के सरकारी स्कूलों में जहां महिला शिक्षकों की भागीदारी 24% थी, वहीं 2025 तक ये आंकड़ा 44% को पार कर चुका है। बिहार के स्कूलों में अब हर दूसरी शिक्षक महिला है। वहीं बिहार पुलिस ने महिलाओं की मौजूदगी की बात करें तो 2005 में सूबे में सिर्फ 893 महिला पुलिसकर्मी थीं, लेकिन 2025 में यह संख्या 29,000 के पार जा चुकी है। 2005 में बिहार पुलिस में महिलाओं की भागीदारी सिर्फ 2% थी, 2025 में 29% हो चुकी है। इस तरह से पुलिस में महिलाओं की मौजूदगी के लिहाज से बिहार देश में टॉप पर है। तो चलिए, ये तो बात हो गई बिहार की डोमिसाइल नीति से बिहार की बेटियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन बिहार की बेटियां आगे बढ़ते हुए वो किसके पक्ष में करेंगी मतदान,
इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। बिहार से आगे बढ़ते हुए जनहित स्पेशल में अब रुख महाराष्ट्र करेंगे और बात मराठी भाषा विवाद की। 5 जुलाई को ठाकरे ब्रदर्स का मराठी मिलन तो हो गया, लेकिन मुद्दे में अब भी जान है, क्योंकि यह अब भी तय होना बाकी है कि इस पूरे एपिसोड में मराठी मानुष किस तरफ जा रहा है। जनहित की पिछली कई रिपोर्ट्स में हम बता चुके हैं कि यह मुद्दा सीधे सीधे दोनों ठाकरे भाइयों के खुद के अस्तित्व से जुड़ा है और ये तय माने कि मराठी सम्मान की सियासत को ये दोनों तब तक खींचेंगे जब तक महाराष्ट्र में अपनी खोई हुई जमीन वापस नहीं पा लेते। और आज ही कुछ ऐसे संकेत दिखे कि मराठी भाषा के मुद्दे में महाराष्ट्र की महायुति सरकार में कुछ हद तक हलचल भी मचा दी है। मुंबई में राज ठाकरे की एमएनएस को आज मोर्चा निकालने से रोकना भी मुद्दा बन गया और इसे लेकर फडणवीस सरकार में फूट साफ साफ नजर आ गई। शिंदे शिवसेना के एक मंत्री आज खुद पार्टी लाइन से हटकर एमएनएस के प्रदर्शन में मराठी अस्मिता का झंडा उठाने पहुंच गए। उधर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के भी दुविधा में होने के कुछ संकेत आज दिखे कि राज और उद्धव को रोकने का जोर लगाने में कहीं सरकार एंटी मराठी दिखाई ना देने लगे। आज जो हंगामा हुआ उससे यही नैरेटिव निकालने की कोशिश की गई कि महायुति सरकार गैर मराठियों को लेकर सॉफ्ट है और मराठी अस्मिता की बात करने वालों पर उसका स्टैंड हार्ड है। जून की रात मुंबई का मीरा रोड एमएनएस की हिंदी भाषा विरोधी राजनीति का हॉट स्पॉट था। मराठी भाषा मूवमेंट के निशान पर थे जोधपुर स्वीट्स के मालिक बाबूलाल खेमाजी चौधरी। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? सब भाषा एमएनएस के लोगों के खिलाफ शिकायतें तो दर्ज हुई, लेकिन गिरफ्तार कोई नहीं हुआ। थाने में कुछ देर बिठाकर सबको छोड़ दिया गया। इसी गुंडागर्दी के खिलाफ 2 जुलाई को मीरा रोड के कारोबारियों ने बंद रखा था। फडणवीस सरकार से सुरक्षा मांगी थी और कहा था कि भले ही हमें मराठी नहीं आती, पर हम भी सच्चे महाराष्ट्रियन हैं। और मीरा रोड के दुकानदारों के इसी विरोध प्रदर्शन के जवाब में आज एमएनएस की रैली थी। जगह वही चुनी, मीरा रोड से भायंदर। लेकिन एमएनएस जिस रास्ते से रैली निकालना चाहती थी, पुलिस ने परमिशन नहीं दी। रैली आयोजक को कल ही घर से उठा लिया गया था। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रैली का रास्ता रोका तो टकराव की नौबत आ गई। एमएनएस के नेता भी हर हाल में रैली करने पर अड़ गए। इस पर पुलिस आगे बढ़ी और हिरासत में लेना शुरू कर दिया। इसके बाद एमएनएस नेताओं ने मीरा रोड पर ही सभा और भाषण शुरू कर दिए। एमएनएस नेता संदीप देशपांडे ने गैर मराठी दुकानदारों को खुली धमकी दी कि अकड़ दिखाई तो बहुत बुरा हाल बना देंगे। महाराष्ट्रामध्ये मराठीचा अपमान करण्याचा प्रयत्न केला तर कानाखालीच इथे येऊन दादागिरी नाही करायची 2000 महिलेवरनं येऊन। हा महाराष्ट्र आहे, इथे काय होणार आणि काय नाही होणार हे आम्ही ठरवणार। आमच्या मराठी माणूस इथे वे धंदा करायला आलात ना, गपचूप धंदा करा। एक नंबर इथल्या राजकारणात टावटाव करू नका। एमएनएस का आरोप है कि 2 जुलाई को जब गैर मराठी दुकानदारों ने बंद बुलाया था तो मराठियों का नाम लेकर उन्हें धमकी भी दी थी। हर दिन दुकान बंद रखेंगे तब इन मराठी लोगों को पता चलेगा भूखे मरेंगे। आम्ही भूखे मरणार, तुम्ही आम्हाला सांगू नका आम्ही उपाशी मरणार। आम्ही जर ठरवलं तर तुम्ही उपाशी मराल, आम्हाला नका सांगू आम्ही उपाशी मरू। प्रदर्शन की आयोजक एमएनएस थी, लेकिन इसमें उद्धव के शिवसैनिक भी शामिल थे। कोशिश आज भी पूरी थी कि दोनों पार्टियों के झंडे हावी न हो और सिर्फ मराठी सम्मान की बात ही आगे रखी जाए। बीजेपी और शिंदे की शिवसेना पहले दिन से हिंदी वर्सेस मराठी के इस मुद्दे को बांटने की सियासत और सत्ता पाने की छटपटाहट बता रही है।
लेकिन आज अचानक फडणवीस सरकार के ही मंत्री शिंदे की शिवसेना के प्रताप सरनाईक भी इस प्रदर्शन में जा पहुंचे। सरनाईक ने कहा कि मैं मराठी पहले हूं, मंत्री बाद में, लेकिन हुआ उल्टा। एमएनएस वालों ने उन्हें अंदर नहीं आने दिया और खदेड़ दिया। ज्या पद्धतीनं पोलीस दादागिरी आणि गुंडगिरी करतायत, ती गुंडगिरी आणि दादागिरी प्रताप सरनाईक सहन करणार नाही। सरनाईक उल्टे पैर लौटे तो अपनी पार्टी लाइन से हटकर एमएनएस की बजाय अपनी ही पुलिस और बीजेपी पर भड़के। कहा कि क्या पुलिस सिर्फ एक पार्टी के आदेश लेती है? इशारा बीजेपी की तरफ था। सरनाईक के बयान को शिंदे शिवसेना की उस चिंता के तौर पर देखा जा रहा है कि मराठी सम्मान और मराठी वोटों की लड़ाई में कहीं पार्टी सबसे पीछे न रह जाए। कुछ ऐसी ही फिक्र में आज मुख्यमंत्री फडणवीस भी दिखे। पहले फडणवीस का सुबह का बयान सुने कि एमएनएस की रैली पर रोक को लेकर उन्होंने क्या कहा था। महाराष्ट्र में किसी भी मोर्चे को इजाजत है, ये लोकतांत्रिक राज्य है, वो भी मोर्चा निकालना चाहे तो परमिशन लेकर निकाल सकता है, लेकिन जब कोई परमिशन लेता है तो उसका रूट किस प्रकार से होना चाहिए। अगर रूट में कई ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स है, अगर रूट में कोई ऐसी जगह है कि जहां पर स्टैम्पिड जैसी अवस्था हो सकती है, कुछ ऐसी चीजें होगी तो पुलिस रूट चेंज करने को कहती है। तो मैंने जब पुलिस कमिश्नर से पूछा तो पुलिस कमिश्नर ने मुझे कहा कि हमने उनको रूट चेंज करने के लिए कहा था, लेकिन वो एडमेंट थे कि हमको ये रूट लेना है, इसलिए पुलिस ने उसको नकारा है। लेकिन कुछ ही देर में फडणवीस के नाम से दूसरी खबर आई। सूत्रों का दावा है कि एक बैठक में फडणवीस ने एमएनएस की रैली रोके जाने पर नाराजगी जताई। फडणवीस ने डीजीपी से कहा कि पुलिस का फैसला गलत था। फडणवीस ने पूछा कि क्या सरकार को बदनाम करने का इरादा था। एमएनएस की रैली पर रोक को लेकर जांच रिपोर्ट देने को कहा। फडणवीस का ये गुस्सा इस तरह से देखा जा रहा है कि बीजेपी मराठी कार्ड पर सोच समझकर आगे बढ़ना चाहती है। ऐसा कुछ नहीं करना चाहती जिससे राज या उद्धव को पॉलिटिकल माइलेज लेने का मौका मिले। और मराठी क्रेडिट की इस लड़ाई में आज लगभग सारी पार्टियां भी अपने अपने तर्कों के साथ कूदी। आप कौन से मुख्यमंत्री हो? आपको छत्रपति शिवाजी महाराज और बाला साहब ठाकरे का नाम लेने का अधिकार नहीं है भाई। एकनाथ शिंदे अपने आप को डुप्लीकेट शिवसेना का नेता मानता है ना, दाढ़ी पे हाथ घुमाते फिरता है। निकाल दो दाढ़ी आपकी। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था जिस तरह से बिगड़ी है, उस बिगड़ी हुई परिस्थिति की जवाबदारी महाराष्ट्र के फडणवीस सरकार की है। इस राजनीति का एक और कोण आपको समझा देते हैं। मराठी की रेस में उद्धव, राज और शिंदे का दौड़ना इसलिए मजबूरी है क्योंकि तीनों ही पार्टियां एक ही विचार से निकली हैं। जड़ें तीनों की एक ही हैं, वोट काटेंगी भी तो एक दूसरे के ही। लेकिन बीजेपी पैन इंडिया पार्टी है, उसे बिहार चुनाव भी देखना है। यह भी दुविधा कांग्रेस पार्टी की भी है कि वो एमएनएस से साथ खुलकर हाथ नहीं मिला सकती, दूसरे राज्य भी उसे देख रहे हैं। जनहित में आगे बढ़ते हुए योगी राज में एक बार फिर से बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई है। इस बार धर्मांतरण के धंधेबाज छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन के काले साम्राज्य पर योगी सरकार के बुलडोजर ने धावा बोला। फरेबी छांगुर बाबा के 3 करोड़ के आलिशान घर पर बुलडोजर के पंजे ने उसके काले साम्राज्य पर शिकंजा कसा है। गैर मुस्लिम लड़कियों को प्रेम जाल, धमकी और पैसों का लालच देकर धर्म बदलवाने वाले इस धोखेबाज का अब भांडा फूट चुका है। ईडी भी जलालुद्दीन के करोड़ों रुपए के खेल की सच्चाई जानने के लिए जांच में शामिल है। छांगुर बाबा से जुड़ी अवैध संपत्तियां बुलडोजर के पंजों की जद में है। बलरामपुर के उतरौला में इन बुलडोजरों ने धर्मांतरण का खेल खेलने वाले छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन के काले साम्राज्य को मिट्टी में मिलाना शुरू कर दिया है। ये बुलडोजर छांगुर बाबा के मददगारों की संपत्ति पर भी ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं। छांगुर बाबा के करीबी नवीन रोहरा की इमारत के अवैध हिस्सों को भी गिराया गया। जो बिल्डिंग गिराई जा रही है, उस बिल्डिंग को बताया जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि ये ग्राम सभा की जमीन, ग्राम समाज की जमीन पर बनाया गया था और इसमें स्कूल खोलने की कवायद चल रही थी।
जलालुद्दीन को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नजीर बना देने वाली सजा की चेतावनी दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा, प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी जलालुद्दीन की गतिविधियां समाज विरोधी ही नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतेगी। आरोपी और उसके गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी और उन पर सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। राज्य में शांति, सौहार्द और महिलाओं की सुरक्षा को भंग करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्हें कानून के अनुसार ऐसी सजा दी जाएगी जो समाज के लिए एक उदाहरण बने। आपको बता दें कि धर्मांतरण कराने और इसके लिए रेट फिक्स करने वाले जलालुद्दीन का ये पूरा मामला 100 करोड़ की विदेशी फंडिंग और धर्मांतरण से जुड़ा है। आरोपी जलालुद्दीन पर 50,000 रुपए का इनाम भी था। 10 साल में 40 बार इस्लामिक देशों का छांगुर बाबा ने दौरा किया था। इसने कई संपत्ति बनाई तो कई लग्जरी गाड़ियां भी खरीदी। छांगुर बाबा का गिरोह लोगों का ब्रेन वॉश कर उन्हें धन बदलवाने के लिए मजबूर करता था, लेकिन अब उसके खिलाफ जमकर कार्रवाई हो रही है। सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि जो भी माफिया या सरकारी भूमियों पर अवैध अतिक्रमण जो लोग करते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। उसी के क्रम में विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए सरकारी भूमि पे जो अवैध कब्जा है उससे सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराया जाए। एबीपी न्यूज को हाथ लगे एक्सक्लूसिव दस्तावेजों के मुताबिक नीतू उर्फ नसरीन का छांगुर बाबा ने विदेश में धर्मांतरण कराया था। नीतू नवीन रोहरा के पति और बेटी का धर्मांतरण 16 नवंबर 2015 को दुबई के अल फारूक उमर बिन कताब सेंटर में हुआ था। दस्तावेजों के मुताबिक साफ लिखा गया कि ये लोग जन्मजात सिंधी थे जिन्होंने 16 नवंबर 2015 को इस्लाम धर्म अपनाया। इन्होंने बताया कि इनका मकान और फार्म हाउस बन रहा है और मकान तैयार होने के बाद ये लोग अपने गुरु के साथ रहने की बात कह रहे थे। अब आपको बताते हैं कि छांगुर बाबा का भांडा फूटा कैसे। 15 साल पहले छांगुर बाबा साइकिल पर नग, अंगूठी और टोने टोटके का सामान बेचा करता था। बाद में इसने खुद को सूफी संत के तौर पर प्रचारित करना शुरू कर दिया। छांगुर बाबा की सहयोगी नसरीन के आने के बाद ही बाबा छांगुर पूरी तरह से लाइमलाइट में आया। इसने धर्म परिवर्तन कराने के लिए खास तौर पर हिंदू और सिख लड़कियों को निशाना बनाया। लेकिन कुछ दिन पहले ही लखनऊ से जुड़े एक धर्मांतरण के मामले में छांगुर बाबा का कच्चा चिट्ठा खुल गया। कुछ और खबरों का हम रुख कर लेते हैं। सावन के महीने की शुरुआत होने वाली है। भोलेनाथ के भक्त गंगा जल लेने के लिए धर्मनगरी हरिद्वार कूच कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान योगी सरकार पुष्प वर्षा से लेकर कांवड़ियों की सहूलियत के लिए कई ऐलान करती है। कांवड़ में इस बार योगी सरकार का प्लान सार्वजनिक होता उससे पहले ही अखिलेश यादव ने सत्ता में आने पर कांवड़ रूट बनाने का ऐलान करके सियासी माहौल गर्मा दिया है। हर साल कांवड़ियों को धोखा देते हैं, हर साल ये धोखा देते हैं। ये जितना ये चेक करें उतना इन पर पाप पड़ रहा है। समाजवादी सरकार बनेगी तो उनके लिए बहुत अच्छा सुंदर कॉरिडोर बनाने का काम हम लोग करेंगे और सड़क के किनारे जितने भी कारोबारी हैं उन्हें कोई असुविधा नहीं होगी। कि आप भी बहुत लंबे समय तक शासन में रहे, खास करके समाजवादी पार्टी, माननीय अखिलेश जी स्वयं मुख्यमंत्री रहे। कितनी बार कहां कहां आपने कांवड़ यात्रियों के लिए आपने व्यवस्थाएं की। क्या आप जिस प्रकार मुहर्रम को लेकर के चिंतित रहते हैं वही चिंता आपकी क्या कांवड़ यात्रा के लिए होती है? नहीं होती। और इस तरह की बयानबाजी करना उनको शोभा नहीं देता। दरअसल कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही कांवड़ रूट पर हंगामे और विवादों की तस्वीरें सामने आईं। मामला कांवड़ रूट पर ढाबों की शुद्धता और पहचान को लेकर गर्म है। इस विवाद को हाईलाइट कर अखिलेश ने कांवड़ियों के लिए बड़ा वादा किया है। हालांकि कांवड़ रूट से हंगामे की तस्वीरों पर ब्रेक नहीं लग पा रहा। कुर्सियां, मेज पटक पटक कर तोड़े जा रहे हैं। पूरा होटल परिसर तबाह हो चुका है और आधी रात को होटल के बाहर हाई वोल्टेज हंगामा जारी है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की, जहां नेशनल हाईवे 58 पर आधी रात को कांवड़ियों ने हंगामा काट दिया। दिल्ली देहरादून हाईवे पर पुरकाजी के करीब मौजूद है श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ देव मिलन वैष्णो ढाबा। ढाबे का नाम भले ही 8 सनातनी शब्दों से रखा हो, लेकिन कांवड़ियों का आरोप है कि सनातनी नाम के इस ढाबे में उन्हें तामसिक भोजन परोस दिया गया। कांवड़ियों की टोली सोमवार को हरिद्वार से गंगा जल ला रही थी।
रात के करीब 1 बजे कांवड़िए ढाबे पर पहुंचे, सात्विक खाना ऑर्डर किया। कांवड़ियों का आरोप है कि उनके खाने में प्याज भी डाल दिया गया। इसके बाद कांवड़ियों की भीड़ ने हंगामा खड़ा कर दिया, ढाबे पर मौजूद फर्नीचरों को तोड़ा। कुछ देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची, कांवड़ियों का गुस्सा शांत करने की कोशिश की। काफी मशक्कत के बाद पुलिस कांवड़ियों को वहां से रवाना करने में कामयाब रही। इस हंगामे में एक कांवड़ यात्री और ढाबे के एक कर्मचारी को चोट आई है। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी इलाके की एक और तस्वीर देखिए। कांवड़ियों की भीड़ एक घर में घुसने की कोशिश कर रही है। पुलिस कांवड़ियों को वहां से हटाने की कोशिश में जुटी है। काफी मशक्कत के बाद पुलिस कांवड़ियों को वहां से वापस लाने में कामयाब होती है। अंशुल शर्मा और उनकी बहन मुस्कान शर्मा अपने ग्रुप के साथ हरिद्वार से कांवड़ का जल लेकर दिल्ली आ रहे थे। आरोप है कि मुजफ्फरनगर के इसी पुरकाजी इलाके में इनकी कांवड़ खंडित कर दी गई। आरोप है कि इनकी कांवड़ पर दूसरे समुदाय के शख्स ने थूक दिया, जिसके बाद कांवड़ खंडित हो गई और कांवड़ियों ने हंगामा शुरू कर दिया। उस महिला से विवाद बढ़ता देख पुलिस एक्शन में आई, आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी को वीडियो कॉल पर लिया गया। आरोपी ने कांवड़ियों से माफी मांगी, जिसके बाद हालात कुछ हद तक शांत हुए। यूपी पुलिस ने हरिद्वार से गंगाजल मंगवाकर कांवड़ियों को दिल्ली के लिए रवाना किया। महिला कांवड़िया द्वारा अपनी कांवड़ रख के विश्राम किया जा रहा था। उसी दौरान एक व्यक्ति द्वारा वहां पे उस कांवड़ को थूक कर उसको खंडित करने की घटना पुलिस के संज्ञान में आई थी। पुलिस ने तुरंत मौके पे पहुंच के घटना का संज्ञान लिया और जो कांवड़िए थे उनसे बातचीत करके, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनसे बातचीत करके और उनकी पुनः हरिद्वार से पवित्र कांवड़ मंगवाई गई और उनको सुपुर्द की गई। कांवड़ पर गदर यूपी ही नहीं, उत्तराखंड में भी मचा है। ये तस्वीर यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर स्थित नारसन की है, जहां कांवड़ रूट पर मौजूद है शिव वैष्णव ढाबा, जहां शिव भक्तों की फौज गुस्से में नजर आ रही है। ढाबा मालिक के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। कांवड़ियों का आरोप है कि ढाबे में उन्होंने बिना प्याज और लहसुन वाला खाना ऑर्डर किया था, लेकिन जैसे ही वो खाना खाने लगे तो प्याज की सुगंध आने लगी, जिसके बाद कांवड़िए भड़क गए। मौके पर उत्तराखंड पुलिस पहुंची, माहौल को शांत कराने की कोशिश की गई। इसके बाद पुलिस ने ढाबे में जांच पड़ताल की। ढाबे के मालिक ने बताया है कि अभी कांवड़ यात्रा शुरू नहीं हुई है, इसलिए ढाबे पर प्याज रखी हुई थी, जिससे कांवड़िए भड़क गए। कांवड़ यात्रा में अभी 3 दिन बाकी है। कांवड़ रूट पर हंगामे का ये ट्रेलर कहीं यात्रा के दौरान विवादित पिक्चर की शक्ल न ले ले। यूपी और उत्तराखंड पुलिस के सामने चुनौती बढ़ गई है। और अब जनहित में एक बेहद काम की जरूरी खबर। यह खबर दिल्ली एनसीआर के 62 लाख गाड़ी मालिकों के लिए राहत भरी भी हो सकती है, लेकिन कुछ दिनों के लिए। दरअसल एंड ऑफ लाइफ वाहनों पर फिलहाल के लिए बैन हट गया है। आपको बताते चले कि 1 जुलाई से ओवर एज्ड वाहनों पर फ्यूल बैन लगा हुआ था, लेकिन अब 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को राहत मिलने के साथ साथ 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को भी कुछ महीनों तक राहत मिली है। इन नियमों को दिल्ली एनसीआर के 5 जिलों में भी लागू किया गया है। इसमें दिल्ली समेत गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद और सोनीपत के वाहन चालकों को राहत मिली है। आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि यह अहम फैसला CAQM की बैठक में लिया गया है, लेकिन 1 नवंबर 2025 से यह प्रतिबंध फिर से लागू हो सकता है। इसको कुछ दिनों की राहत आप कह सकते हैं। हालांकि सरकार के लिए बेहतर यही होता कि वो लोगों को जागरूक करती, ताकि वो खुद से अपनी गाड़ियों को हटा देते, ना कि इस तरह से बैन का फैसला लेकर खासतौर से गरीब लोगों को परेशान किया जाए। आगे बढ़ते हुए अब बात कुदरत के क्रोध की। देश के ज्यादातर हिस्सों, खासकर उत्तर भारत में आसमान से बरस रही बारिश आफत बन चुकी है। पहाड़ों से लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही हैं तो मैदान बाढ़ की चपेट में हैं। यह सिर्फ भारत का हाल नहीं, दुनिया के ज्यादातर देश फिलहाल मौसम की मार झेल रहे हैं। कुदरत के क्रोध की ये तस्वीरें भारत समेत दुनिया के अलग अलग देशों की हैं। नेपाल चीन बॉर्डर पर इतनी खतरनाक बाढ़ आई कि व्यापार ही ठप पड़ गया। अमेरिका में भी बाढ़ बारिश के बाद कई शहर लबालब भरे हुए हैं। चीन और ताइवान समेत कई देशों में तूफान ने कहर बरपा रखा है।
एक और पानी की मनमानी है तो दूसरी तरफ स्पेन और क्रोएशिया के जंगलों में लगी आग ने परेशान कर दिया है। यानी कहीं पानी ने तबाही मचा रखी है तो कहीं आग ने संकट बढ़ा दिया है। आज बाढ़ बारिश के कहर की सबसे खतरनाक खबरें पड़ोसी देश नेपाल से सामने आई हैं। नेपाल चीन बॉर्डर पर मौजूद भोटेकोशी नदी की ये तस्वीरें हैं, जहां आज सुबह सुबह अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ में नेपाल को चीन से जोड़ने वाला मुख्य पुल मिटेरी ब्रिज ढह गया। यहां मौजूद कस्टम ऑफिस का यार्ड भी क्षतिग्रस्त हो गया। कस्टम यार्ड में खड़े कई कार्गो कंटेनर भी बह गए। भोटेकोशी नदी में बाढ़ से नेपाल को भारी आर्थिक नुकसान होने की आशंका है। पुल बहने से इस रूट से चीन और नेपाल के बीच होने वाला व्यापार रुक गया है। कई लोगों के लापता होने की खबर है, जिसमें नेपाल और चीन दोनों देशों के नागरिक बताए जा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।